मैं धीरज सक्सेना, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज चूरू से आज एलएलबी थर्ड ईयर के ट्रस्ट इक्विटी एंड फिड्यूशरी रिलेशंस के पेपर में यूनिट 4 में अंतिम बार चर्चा कर रहा हूँ, जिसमें आज हम राजस्थान पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1959 के रेस्ट प्रोविजंस पर चर्चा करेंगे, जो आपके सिलेबस में है। इससे पूर्व के वीडियो में हम राजस्थान पब्लिक ट्रस्ट एक्ट में शोर टाइटल, एक्सटेंट, कमिशनमेंट एंड डेफिनेशंस जो चैप्टर फर्स्ट में हैं उन पर बात कर चुके हैं। चैप्टर सेकंड में हम वैलिडिटी ऑफ सर्टेन पब्लिक ट्रस्ट पर चर्चा कर चुके हैं और चैप्टर 5 रजिस्ट्रेशन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट सेक्शन 16 से 29 पर हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम जो आपके सिलेबस में दो भाग बचे जाते हैं, मैनेजमेंट ऑफ ट्रस्ट प्रॉपर्टी और पावर्स ऑफ ऑफिसर्स इन रिलेशंस टू पब्लिक ट्रस्ट, इन दो प्रावधानों पर चर्चा करेंगे। तो राजस्थान पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1959 में जो चैप्टर 6 है, जिसमें धारा 30 और 31 दो धाराओं में मैनेजमेंट ऑफ ट्रस्ट प्रॉपर्टी के बारे में प्रावधान किया गया है। इसमें हम दो बातों पर बात कर सकते हैं कि एक तो इन्वेस्टमेंट जो है वो ट्रस्ट प्रॉपर्टी का या मनी का कैसे किया जाएगा। इसके बारे में यदि हम बात करें तो धारा 30 में ये प्रावधान किया गया है कि जो इंस्ट्रूमेंट है ट्रस्ट का, उसके संगत रहते हुए जो होल्ड करने वाले व्यक्ति हैं, जिनको हम वर्किंग ट्रस्टी कहते हैं, वो तीन तरह से इन्वेस्टमेंट जो है वो इस ट्रस्ट की मनी का जो है वो कर सकते हैं, जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 में जो शेड्यूल्ड बैंक हैं उनमें मनी जो है वो डिपॉजिट की जा सकती है। इसके अलावा जो पोस्टल सेविंग बॉन्ड हैं उनमें मनी सेविंग की जा सकती है, डिपॉजिट की जा सकती है। और जो राजस्थान कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट है 1953, उसमें जो रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव बैंक हैं उनमें मनी जो है वो डिपॉजिट की जा सकती है। तो ये तीन जगह हैं जिनमें मनी का डिपॉजिट किया जा सकता है। इसके बाद यदि हम बात करें तो मॉर्गेज जो है, फर्स्ट मॉर्गेज, वो उसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है प्रॉपर्टी का, मनी का। और इसके बाद यदि हम बात करें तो जो कमिश्नर हैं उनके जनरल या स्पेशल ऑर्डर से जो परमिटेड अदर मैनर हैं उनमें जो है मनी जो है वो ट्रस्ट मनी डिपॉजिट की जा सकती है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो धारा 31 में ये प्रोविज़न किया गया है कि इनके अलावा जो भी तरीके हैं उनके बारे में प्रीवियस सैंक्शन जो है वो लेनी होती है। वो न्यायालय जो हैं उनके माध्यम से प्री कंसेंट लेकर, पहला तो जो है आपका सेल जो है, एक्सचेंज है और गिफ्ट है इमूवेबल प्रॉपर्टी का, या
मूवेबल प्रॉपर्टी है जो 5,000 से ऊपर की है, तो न्यायालय की पूर्व अनुमति लेनी होगी। इसके अलावा यदि हम बात करें तो लीज के लिए एग्रीकल्चर अगर लैंड है तो 5 साल से ज़्यादा का, और अगर अदर लैंड है, नॉन एग्रीकल्चर लैंड है, तो 3 साल से ज़्यादा का लीज देने से पहले न्यायालय की परमिशन लेनी होती है। अब इसमें आप एक बात ज़रूर लिख सकते हैं कि जो ट्रस्ट है का इंस्ट्रूमेंट सिविल कोर्ट है या असिस्टेंट कमिश्नर है, उनके अंतर्गत अगर कोई छूट दी गई है तो वो छूट प्रभावी होगी। ये जो दो हमने प्रोविज़न पढ़े हैं ये लागू नहीं होंगे। इसके बाद यदि हम बात करें तो दूसरे तरह का जो प्रावधान है वो है पावर्स को लेकर। जो ऑफिसर्स हैं पब्लिक ट्रस्ट को जो कंट्रोल कर रहे हैं, जिनके बारे में हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, असिस्टेंट कमिश्नर और कमिश्नर आदि, इंक्वायरी जो कर रहे हैं वो ऑफिसर्स, तो इनके बारे में विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिनमें अगर हम बात करें तो जो आपका चैप्टर 8 है उसमें धारा 37 से लेकर 46 तक इन प्रावधानों पर वर्णन किया गया है, जिसमें पहला प्रावधान किया गया है कि कमिश्नर जो है वो ट्रेजरर होगा हर चैरिटेबल एंडोमेंट का, अर्थात ऑटोमेटिक कह लीजिए आप, हर तरह के चैरिटेबल एंडोमेंट पर कमिश्नर जो है वो ट्रेजरर के रूप में नियुक्त जो है वो होता है। फिर यदि हम बात करें तो धारा 38 कहती है एप्लीकेशंस फॉर डायरेक्शन, तो जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं उनको कोई भी व्यक्ति जो है वो एप्लीकेशन लिख सकता है। और धारा 38 में प्रावधान किया गया है कि ओरिजिनल ऑब्जेक्ट ट्रस्ट का अगर फेल हो गया है, ट्रस्ट प्रॉपर्टी जो है वो प्रॉपरली मैनेज नहीं हो रही है, और न्यायालय के द्वारा उसका एडमिनिस्ट्रेशन करना जो है वो एक तरह से या यूँ कह लीजिए न्यायालय की डायरेक्शन जो है वो ज़रूरी हो गई हैं, तो असिस्टेंट कमिश्नर को जो है वो एप्लीकेशन दी जा सकती है। जब एप्लीकेशन दी जाती है असिस्टेंट कमिश्नर को तो धारा 38 ये कहती है कि एप्लीकेशन कमिश्नर को दी जा सकती है अगर 90 दिन के अंदर उस एप्लीकेशन को जो धारा 38 में असिस्टेंट कमिश्नर को दी गई थी पर कोई कार्रवाई नहीं की है या उसको रिजेक्ट कर दिया है, तो कमिश्नर को जो है वो एप्लीकेशन जो है वो दी जा सकती है 90 दिन के अंदर। इसके बाद यदि हम बात करें तो धारा 40 में पावर्स ऑफ कोर्ट्स की बात कही गई है, जिसमें धारा 38 और 39 के अंतर्गत जो इंक्वायरी हुई है, जो कार्रवाई हुई है, उनके बारे में इंक्वायरी जिसमें रिमूविंग एनी ट्रस्टी, अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू ट्रस्टी, स्कीम ऑफ मैनेजमेंट, फंड को किस तरह से मैनेज किया जाएगा उसके बारे में डायरेक्शन, और दूसरे जो भी डायरेक्शन है जो न्यायालय उचित समझे वो जो है वो दिए जा सकते हैं। धारा 40 के अंतर्गत न्यायालय को ये पावर जो है वो दी है।
इसके बाद यदि हम बात करें तो एप्लीकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू वर्किंग ट्रस्टी के बारे में असिस्टेंट कमिश्नर को लिखा जा सकता है। और धारा 41 के अंतर्गत ये वर्णन किया गया है कि अगर कोई प्रेजेंट वर्किंग ट्रस्टी है वो अयोग्य हो गया है, मर गया है, 6 महीने से ज़्यादा समय हो गया है, भारत से बाहर चला गया है, बिना कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर या स्टेट गवर्नमेंट के अथॉराइज्ड ऑफिसर की परमिशन के बिना, या इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया है, या उसने डिस्चार्ज कर दिया है ट्रस्ट की हैसियत से काम करने, या फिजिकली और मेंटली अनफिट हो गया है काम करने के लिए, या वो अवेलेबल नहीं है ट्रस्ट के लिए, तो फिर असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो इंक्वायरिंग करने के बाद धारा 41 के अंतर्गत नए वर्किंग ट्रस्टी के लिए जो है प्रावधान कर सकता है। इसके बाद यदि हम बात करें तो एप्लीकेशन टू कमिश्नर दी जा सकती है, जो धारा 40 के अंतर्गत एप्लीकेशन असिस्टेंट कमिश्नर को दी थी वो अगर रिजेक्ट कर दी जाती है या उस पर कार्रवाई नहीं होती तो 90 दिन के अंदर जो है वो कमिश्नर को लिखा जा सकता है। धारा 42 में धारा 43 जो है वो पावर्स ऑफ द कोर्ट की बात करती है। तो ये जो धारा 41-42 में एप्लीकेशन दी गई थी असिस्टेंट कमिश्नर या कमिश्नर को, तो उन पर धारा 42 के अंतर्गत न्यायालय जो है वो इंक्वायरी कर सकता है, और जो भी ट्रस्टी के न्यू ट्रस्टी के अपॉइंटमेंट के बारे में निर्णय दे सकता है। इसके बाद यदि हम बात करें तो धारा 44 जो है इस अधिनियम की वह यह वर्णन करती है कि सिविल प्रक्रिया संहिता जो 1908 है उसकी धारा 92 और 93 जो हैं वो अप्लाई नहीं होती हैं पब्लिक ट्रस्ट पर। और जो इस अधिनियम के लागू होने से पूर्व, चूंकि अधिनियम तो 22 अक्टूबर 1959 से अस्तित्व में आया है, उससे पूर्व चूंकि ट्रस्ट के बारे में एडवोकेट जनरल कार्रवाई किया करते थे, तो ये धारा 44 जो है वो ये प्रावधान करती है, इसका दूसरा खंड, कि देवस्थान कमिश्नर जो है वो सब्स्टिट्यूट करेगा और एडवोकेट जनरल के बिहाफ पर अब जो सिविल कोर्ट हैं उनमें वो जो है प्रेजेंट होगा और कार्रवाई करेगा। इसके बाद यदि हम बात करें तो धारा 45 जो है वो इंक्वायरीज बाय असिस्टेंट कमिश्नर के बारे में प्रावधान करती है कि जहां भी इस अधिनियम के अंतर्गत असिस्टेंट कमिश्नर को कार्रवाई करनी है तो वो कार्रवाई स्वयं भी कर सकता है, और उसके अलावा वह उस कार्रवाई को फॉरवर्ड भी कर सकता है किसी रेवेन्यू ऑफिसर को, लेकिन वो रेवेन्यू ऑफिसर जो है वो असिस्टेंट कलेक्टर की रैंक से नीचे का नहीं होना चाहिए। तो धारा 45 में असिस्टेंट कमिश्नर के द्वारा स्वयं के द्वारा कार्रवाई करने अथवा असिस्टेंट कलेक्टर और उससे ऊपर की रैंक के अधिकारी के द्वारा इंक्वायरी करने के बारे में प्रावधान करता है। इसके बाद अगर हम अंतिम प्रावधान की बात करें तो
इसमें ये प्रावधान किया गया है कि जो भी ऑफिसर्स हैं वो पब्लिक सर्वेंट जो हैं वो माने जाएंगे। तो इस अधिनियम में जैसे कि हम चर्चा कर चुके हैं कि कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, इंस्पेक्टर्स, अदर सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स, सर्वेंट्स अपॉइंटेड अंडर दिस एक्ट, ये जो सारे अधिकारी हैं, ऑफिसर्स हैं, धारा 46 ये कहती है कि ये सब पब्लिक सर्वेंट माने जाएंगे। और पिछले वर्ष जो आप पढ़कर आए हैं भारतीय दंड संहिता 1860, उसकी धारा 21 में आपने ये प्रावधान, ये परिभाषा जरूर पढ़ी होगी, पब्लिक सर्वेंट, लोक सेवक कौन होता है। तो ये कुल मिलाकर आज हमारी चर्चा हुई, जिसमें हमने विशेष तौर पर दो प्रावधानों पर चर्चा की है, जिसमें पावर्स ऑफ ऑफिसर्स इन रिलेशंस टू पब्लिक ट्रस्ट, जो धारा 37 से 46 तक चैप्टर 8 में वर्णित किए गए हैं, और इसके अलावा जो पब्लिक ट्रस्ट की मनी है या जो प्रॉपर्टी है, मूवेबल इमूवेबल, उसका इन्वेस्टमेंट कौन कौन सी बैंक या पोस्टल सेविंग या कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो अधिनियम के अंतर्गत रजिस्टर्ड बैंक हैं उनके अंतर्गत किया जा सकता है, अथवा मॉर्गेज रखी जा सकती है, और ऐसे दूसरे मैनर में डिपॉजिट की जा सकती है जो कमिश्नर के द्वारा परमिट किए गए हैं। किंतु सेल, एक्सचेंज और गिफ्ट जो हैं वो इमूवेबल प्रॉपर्टी का और 5,000 रुपये से ऊपर की मूवेबल प्रॉपर्टी का, तथा जो लीज है एग्रीकल्चरल लैंड की 5 साल से ज़्यादा और नॉन एग्रीकल्चरल लैंड की 3 साल से ज़्यादा बिना न्यायालय की अनुमति के नहीं की जा सकते। तो ये मैनेजमेंट ऑफ ट्रस्ट प्रॉपर्टी की चर्चा थी, जो धारा 30-31 में चैप्टर 6 में की गई है। तो आज हमारा जो है पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1959 में सिलेबस पूर्ण होता है। तो आज तक हम कुल मिलाकर यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड जो ट्रस्ट के बारे में है, यूनिट 4 जो राजस्थान ट्रस्ट पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1959 से संदर्भित है, और यूनिट 5 जिसमें राजस्थान पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1959 के जो चैप्टर 10th, 11th और 12th सेक्शन 47 से 670 तक के थे, और फिड्यूशरी रिलेशंस पर हमने चर्चा कर ली है। अब इस ट्रस्ट इक्विटी एंड फिड्यूशरी रिलेशंस के पेपर में एक यूनिट आपकी बचती है, यूनिट 3, जिस पर हम आगामी वीडियो में चर्चा करेंगे, जिसमें हम राजस्थान इंडियन पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1882 पर और उसके प्रावधानों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।